गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 29th कैप्सूल। एंड हम डिस्कस करेंगे ग्रामर भी, वर्ड्स भी, कॉम्प्रीहेंशन भी। ग्रामर फर्स्ट। अनलेस यू डू नॉट वर्क सफिशिएंटली हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस। अनलेस यू डू नॉट वर्क, अनलेस क्या होता है? अनलेस होता है इफ प्लस नॉट। वर्क सफिशियंटली हार्ड, वर्क हार्ड कड़ी मेहनत करना, सफिशियंटली पर्याप्त रूप से कड़ी मेहनत करना। यू विल नॉट गेट सक्सेस, आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब देखिए, एक पैटर्न होता है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। इसे नेगेटिव होता है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। अब जैसा कि हम जानते हैं, इफ प्लस नॉट के लिए कॉमन वर्ड है अनलेस। तो इसी को आगे बढ़ाएं यदि हम, तो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड को अनलेस यू वर्क हार्ड कहा जा सकता है। अब यदि यहां लिखा हुआ है यू विल नॉट गेट सक्सेस, आपको सफलता नहीं मिलेगी, तो पहले क्या आना चाहिए? या तो आपको आना चाहिए इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, या आना चाहिए अनलेस यू वर्क हार्ड। यहां लिखा है अनलेस यू डू नॉट वर्क सफिशिएंटली हार्ड, तो दिस डू नॉट इज रॉन्ग हियर। प्लीज अंडरस्टैंड, यहां डबल नेगेटिव हो गया। अनलेस में एक नॉट लगा हुआ है, हमने डू नॉट भी लगा दिया, तो अनलेस यू डू नॉट पूरा मिलकर जब दोनों नेगेटिव्स कैंसिल हो जाएंगे तो केवल इफ यू के बराबर बचेगा। तो सेंटेंस हुआ इफ यू वर्क सफिशिएंटली हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस। यदि आपने पर्याप्त रूप से कड़ी मेहनत की तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। रॉन्ग। तो इसलिए यहां डू नॉट हटाना पड़ेगा, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, हम अनलेस की जगह इफ भी कर सकते हैं, इफ यू डू नॉट भी चलेगा, पर एरर लाइज इन ए ओनली। वर्ड ऑफ द डे। ओवर द ईयर्स George slowly dashed upon the John's property, moving the fence farther and farther onto John's land. Farther, जो फादर वर्ड है, ये फार का कंपेरेटिव है। फार मतलब दूर, फार्दर मतलब अधिक दूर, फारदेस्ट मतलब सबसे अधिक दूर। ऑन टू जब किसी चीज को हम ऊपर बढ़ाकर या आगे बढ़ाकर कहीं लेकर जाते हैं तो वी टेक इट ऑन टू समथिंग, राइट? ठीक है। ओवर द ईयर्स, कई सालों में। अब देखते हैं ऑप्शंस। एनक्रोच्ड का मतलब होता है अतिक्रमण किया। जब आप किसी और की संपत्ति जो आपकी नहीं है वो अपने कब्जे में ले लें तो उसे कहते हैं अतिक्रमण करना, एनक्रोच्ड। जेटिसन्ड बहुत अच्छा शब्द है। जेटिसन का मतलब होता है जब आप वजन कम करने के लिए कुछ चीजों को फेंक दें। मान लीजिए आप शिप से यात्रा कर रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि जहाज डूब सकता है तो आप वजन कम करना चाहेंगे तो आप किसी चीज को फेंक देंगे, राइट? तो जेटिसन किसी से निजात पाना, अपने आप को सेफ करने के लिए। कॉन्जॉइंड का मतलब होता है जुड़े हुए। जैसे हम बोलते हैं कॉन्जॉइंड ट्विंस, ऐसे ट्विंस जो बचपन से जुड़े हुए हैं। रेप्यूडिएटेड मतलब खारिज करना, रिजेक्ट करना, मना करना, किसी चीज से इंकार करना, किसी शर्त को तोड़ना। टीम्ड का मतलब होता है टू मेक फुल ऑफ, यहां मतलब होगा मेड फुल ऑफ, राइट? किसी चीज को भर देना, जैसे खूब बारिश होना, उत्साह से लबालब। ओवर द ईयर्स जॉर्ज स्लोली डैश अपॉन द जॉन्स प्रॉपर्टी। कई सालों में जॉर्ज ने धीरे धीरे जॉन की प्रॉपर्टी पर डैश कर लिया। मूविंग द फेंस फार्दर एंड फार्दर ऑन टू जॉन्स लैंड। उसने फेंस को, बाउंड्री को और दूर मूव कर दिया जॉन की जमीन पर। तो डेफिनेटली यहां पर एनक्रोच्ड बिल्कुल सही शब्द है। जॉर्ज ने जॉन की प्रॉपर्टी पर एनक्रोचमेंट किया है, अतिक्रमण किया है। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द डे, ये हमने आज लिया है हिंदुस्तान टाइम्स 7 जून 2020 से। द रिटर्न टू पॉलिटिकल कॉम्पिटिटिवनेस इज नॉट नेसेसरली नेगेटिव। क्या होती है पॉलिटिकल कॉम्पिटिटिवनेस? जब दो सरकारें या दो पार्टियां एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में, पॉलिटिकल कंपटीशन में ही सारे फैसले लें।
हमने देखा है अक्सर डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल लीडर्स का पूरा फोकस अपने पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर को कमजोर करना और खुद को स्ट्रांग करना होता है। अब पैसेज कह रहा है द रिटर्न टू, मतलब हम इस तरफ वापस आ गए हैं, एंड इट इज नॉट नेसेसरली नेगेटिव, और जरूरी नहीं कि यह नकारात्मक ही हो। मतलब लेखक कह रहा है कि प्रजातंत्र में हम देख रहे हैं कि भारत में वापस सारी पार्टियां पॉलिटिकल कॉम्पिटिटिवनेस करने लगी हैं, और आवश्यक नहीं कि यह बुरा ही हो। इट इज थ्रू कंटेस्टेशन दैट डेमोक्रेसी इवॉल्व्स एंड डिसीजंस गेट बेटर। बहुत ही अच्छा फ्रेज है, इट इज थ्रू कंटेस्टेशन, कंटेस्टेशन से ही डेमोक्रेसी इवॉल्व होती है, प्रजातंत्र मजबूत होता है, आगे आता है और अधिक अच्छे निर्णय लिए जाते हैं। यदि डेमोक्रेटिक कंपटीशन में आप अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छे डिसीजन लें तो निश्चित तौर पर डेमोक्रेसी इवॉल्व होगी। बट पार्टीजन पॉलिटिक्स हैज एडवर्स इफेक्ट्स टू, किंतु दलगत राजनीति के कुछ विपरीत प्रभाव भी होते हैं, पर्टिकुलरली खासतौर पर जब द नेशन नीड्स टू बैटल द क्राइसिस एज वन, जब पूरा देश की आवश्यकता है कि हम सभी एक होकर इस संकट का मुकाबला करें। तो लेखक कह रहा है कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिटिवनेस इज ओके, लेकिन क्राइसिस के मौके पर क्या है सही है। वॉट इज हाउ एवर क्लियर इज दैट दिस कॉम्पिटिशन, जबकि बट यह भी क्लियर है कि यह प्रतियोगिता इन द वेक ऑफ द पेंडेमिक, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है के परिप्रेक्ष्य में, के समय में, इस महामारी के समय में विल इनॉग्रेट अ न्यू फेज ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, शुरू करेगा एक नया दौर भारतीय संघीय ढांचे का। फेडरलिज्म संघीय ढांचा। देखिए, जहां पर एक सिंगल नेशन होता है उसे कहते हैं यूनिटरी सिस्टम, पर जहां एक नेशन में अलग अलग स्टेट्स होते हैं और सबकी अपनी सरकारें होती हैं उसे कहते हैं फेडरल। तो इंडिया में दरअसल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यूनिटरी अरेंजमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करती हैं। तो लेखक कह रहा है कि इस पैंडेमिक के बाद इस कंपटीशन से इंडियन फेडरलिज्म में एक नया दौर शुरू होगा। द न्यू बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स इज नॉट येट क्लियर। सत्ता का संतुलन क्या होगा केंद्र और राज्यों के बीच यह अभी स्पष्ट नहीं है, बट कैन बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फॉल आउट ऑफ द क्राइसिस। फॉल आउट का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट, किंतु यह इस संकट का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम हो सकता है। सो ऑथर का यहां बिल्कुल सिंपल कहना है कि यह क्राइसिस हर चीज को रीडिफाइन कर रही है, इंक्लूडिंग इंडियन पॉलिटिक्स, डेमोक्रेटिक सेटअप, गवर्नेंस एंड द न्यू बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, आपका फीडबैक हमें बहुत प्रोत्साहित करता है। देखते रहिए, सफलता पाइए। ऑल द बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय, हैव अ ग्रेट डे।